आज स्टार्ट करना था 2019-20 का पेपर, है ना। तो ये 2019-20 का पेपर है। अगर आपको पेपर और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वहां से आप देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शंस की जब हम बात करेंगे, मैंने सारा डिटेल ये डिस्कस कर चुका हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो क्वेश्चंस एज इट इज डिस्कस हो चुके हैं उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल लिंक दूंगा वीडियो का रेफरेंस। आप प्लेलिस्ट में जाके, डीएसटीएल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो फंक्शंस वाली जो डिस्कशन है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनटू, ऑन टू, ये सब मैंने बताया था 1 ऑन टू वीडियो 1.7 में। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस, ये मैंने सारे कॉम्बिनेशंस पे आपको बताए थे वीडियो 1.5 में। ये है लेट जेड बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये डिफाइन किया गया है दिस ऑपरेशन पे। और फाइंड करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बता देता हूं। ए स्टार बी इक्वल टू दिया गया है ए प्लस बी माइनस 2। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई। अगर मैं किसी के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट करता हूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस ई माइनस 2 इक्वल टू ए। तो ए से ए कैंसिल हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये भी प्रूफ मैं आपको करवा चुका हूं, ये हुआ है वीडियो 2.2 में। प्रूफ दैट अ लैटिस विद 5 एलिमेंट्स इज नॉट अ बूलियन अलजेब्रा, ये भी मैंने डिस्कस किया था जब आपको लैटिस बताया था, ये हुआ है वीडियो 3.5। ठीक है, आप देख लीजिएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट दिस इफ इट इज संडे देन इट इज हॉलीडे। देखिए इसको कर देता हूं। तो इफ इट इज अ संडे देन इट इज अ हॉलीडे। सपोज करिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया P, इट इज संडे। इसको एज्यूम कर लिया Q, तो ये हो जाएगा P इंप्लाइज Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका मतलब होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो कैसे लिखेंगे, इफ इट इज नॉट हॉलीडे देन इट इज नॉट संडे। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन P और Q आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो इसको हम ट्रुथ टेबल से दिखा सकते हैं। P इंप्लाइज Q और नेगेशन P और Q, इनको इक्विवेलेंट दिखाना है। सिंपल, P और Q दो वेरिएबल लीजिए, इनके कॉम्बिनेशंस लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो P इंप्लाइज Q की टेबल क्या बनती है, फॉल्स फॉल्स हो जाता है ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। अब नेगेशन P निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स का रिवर्स ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स एंड नेगेशन P और Q, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो ट्रू और फॉल्स का और ट्रू, ट्रू का भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स और ट्रू फॉल्स का ट्रू। तो आप देख लीजिए P इंप्लाइज Q की जो टेबल आ रही है वही टेबल इसकी भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। सो दैट ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट विद 5 वर्टिसेस जिनकी एजेस दी गई हैं 1 3 4 2 3। ओके, अगर हम हैंड शेकिंग थ्योरम की बात करते हैं तो उसको लिखा जाता है सिग्मा डी ऑफ वी आई, मतलब वर्टेक्स की डिग्री का सम इक्वल टू 2 इंटू ई। और यहां पर एजेस कितनी दी गई हैं, 1 3 4 2 3, ये दी गई हैं डिग्रीज 5 वर्टेक्स की। तो जरा इसको प्लस करिए, तो 1 + 3 + 4 + 2 + 3, ये डिग्रीज दी गई थी आपको। 3 2 5 4 9 3 12 और 1 कितना आया 13। जबकि ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑड नंबर है। सो वी कैन से दैट ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पिजन होल प्रिंसिपल। ये मैंने काफी डिस्कस किया है 5.10, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा 5.10। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस दिस दिस दिस, ये हो गया है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन निकालना था 4, 4, 4, 4 डॉट डॉट डॉट
तो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर एन। इसका कैसे लिखते हैं हम लोग, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स प्लस a3 एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर a0 की वैल्यू 4 दी गई है, a1 की वैल्यू भी 4 है, a2 की वैल्यू भी 4 है, a3 की वैल्यू भी 4 है, डॉट 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 a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, है ना, ऐसे लिखेगा, ये मतलब होता है। तो 4 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका समेशन क्या होता है, 4 इंटू 1/1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 4/1 माइनस एक्स। ये सीरीज कैसे आती है मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन बी। प्रूव दैट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया मैंने 1.9 वीडियो 1.9 प्लेलिस्ट में जाके डीएसटीएल की, वहां पर देख लीजिए। सेकेंड वन इज कॉसेट। व्हाट डू यू मीन बाई कॉसेट ऑफ अ सब ग्रुप। तो कॉसेट को मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से कर देता हूं। कंसीडर ए ग्रुप जेड, ये प्रॉब्लम में करा देता हूं। मल्टीपल ऑफ 6 दिया गया है, इसके कॉसेट्स निकालने हैं और इंडेक्स निकालने हैं। ओके, एच की वैल्यू दी गई है मुझे डॉट 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 -12 -6 0 6 12। तो इसके मैं कॉसेट निकालता हूं, तो 0h निकालेंगे तो यही आएगा। 0h का मतलब हो जाता है 0 प्लस h। -12 -6 0 6 12 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं निकालता हूँ 1h तो इसका मतलब होता आता है 1 प्लस h, ये हो जाएगा -11 -5 1 7 13 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं 2h निकालता हूँ इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस h, ये हो जाएगा, h में 2 जोड़ दीजिएगा, तो -10 -4 2 8 और 14। अगर मैं 3h निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस h। कहां तक निकालना है, जहां तक हम 0h के इक्विवेलेंट ना पहुंच जाए। ये हो जाएगा -9 -3 3 9 एंड 15। अगर मैं 4h निकालता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी -8। ये सारे h में जुड़ रहे हैं जो h ये गिवन था, h -2 4 10 60। अगर मैं 5h निकालता हूं तो ये हो जाएगा 5 प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी -7 -1 5 11 एंड 17। अगर मैं 6h निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस h, तो ये हो जाएगा -6 0 6 12 18 डॉट 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 डॉट। अब आप देख सकते हैं कि h और h प्लस 6 बिल्कुल सेम ही आ रहा है, -6 0 6 12 18 यही सब। तो हमारे कितने कौन कौन से कोसेट हमने निकाले, तो जो इसके हमारे कोसेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 0h 1h 2h 3h 4h एंड 5h। 0h 1h 2h 3h 4h और 5h। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इंडेक्स। इसको देखते हैं इक्विवेलेंट इन बूलियन अलजेब्रा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आया था, काफी बच्चों ने छोड़ दिया था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना टिपिकल था नहीं। इसमें बेसिकली जो स्टार, और इसमें क्या था कि एक टर्म ये लिखा हुआ है, इसको इक्विवेलेंट दिखाना था इसके, और इसके एक टर्म ये था और एक टर्म ये था। 4 टर्म थी, ये बतानी थी कि चारों इक्विवेलेंट है ना। बेसिकली समझना क्या है इसमें, जो हमारा स्टार लग रहा है और ये जो एक्सॉर का सिंबल है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जगह पर ऐसे लिखा जाता है। स्टार को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो एक्सॉर का सिंबल होता है इसको हम लोग लीस्ट अपर बाउंड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, इसका मतलब है ए प्रीसीड्स बी, ये वही सिंबल है जो मैं आपको बताता चला हूं, ए प्रीसीड्स बी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर लिखा हुआ है ए प्रीसीड्स बी, हम देखिए बूलियन अलजेब्रा के इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, तो कुछ बूलियन अलजेब्रा के टर्म भी चलेंगे। एंड मींस मल्टीप्लिकेशन और मींस प्लस। तो अगर मैं कहता हूं ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एंड ऑपरेटर 1, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी और
बी डैश 1 की जगह, क्योंकि बी प्लस बी डैश इक्वल टू 1 होता है। अब जरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए एंड बी और ए एंड बी डैश ए एंड बी डैश, और हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ए स्टार बी डैश। तो हमने बताया आपको कि स्टार की जगह हम लोग ये एंड लगा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी और ए स्टार बी डैश। इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए एंड बी और 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है ना। तो ए एंड बी का मतलब है, अब इधर थोड़ा सा लेटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं कहता हूं ए दिस वन बी, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सिंबल है ना। तो अगर मैं ग्राफ इस तरीके से समझता हूं कि सपोज करिए मैं एक फिगर छोटा सा बनाता हूं, यहाँ पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिखता हूं ए जी एल बी बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए एल, अगर मैं इसी पॉइंट के ले लूँ, जी एल बी भी यहीं पर आ रही है, तो ए जी एल बी बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस प्रीसीड्स बी, है ना। तो ए जी एल बी बी और ए एक ही पॉइंट पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्रीसीड्स बी। तो देखिए हमने बता दिया कि ए प्रीसीड्स बी हमने निकाल दिया बाय यूजिंग ए प्लस बी डैश इक्वल टू 0, बाय यूजिंग ए स्टार बी डैश इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी इसके इक्विवेलेंट है। ठीक, तो ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट प्रूफ हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका। अब अगर मैं कहता हूं ए प्रीसीड्स बी, तो इसका रिवर्स समझिएगा। अगर मैं कहता हूं ए प्रीसीड्स बी, अगर मैं इसका डैश लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हो जाएगा बी डैश, सॉरी ए की जगह पर हो जाएगा ए डैश और बी की जगह बी डैश। अगर डैश करता हूं तो प्रीसीड्स का सिंबल बदल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डैश प्रीसीड्स ए डैश। बात एक ही है, सिंबल का ये इधर को तरफ मूव हो गया, तो ये चीज जो है इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, इन दोनों की, इसके और इसके, है ना। तो हमारी ये चीज भी इसके इक्विवेलेंट हो गई। मतलब ये इक्विवेलेंट प्रूफ मैंने यहाँ पर कर दिया और ये इसके इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब बचा ये वाली चीज, चौथी वाली चीज। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रूफ करने के लिए मैं करूंगा इस वाले को, इसको और इसको इक्विवेलेंट प्रूफ कर दूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डैश एक्सॉर बी इक्वल टू 1, इसको इक्विवेलेंट प्रूफ कर दूंगा ए स्टार बी डैश इक्वल टू 0 पे। तो ये जब इसके इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगी और ये इन तीनों के इक्विवेलेंट हो चुका है, तो ये चारों के इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश, इसकी जगह पर और बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एंड बी डैश इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इक्विवेलेंसी प्रूफ करनी है मुझे। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 का डैश, है ना। तो 0 का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए स्टार बी डैश, है ना, ए स्टार बी डैश। 0 का मतलब ये है, तो इसका भी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश का डबल डैश, है ना। स्टार को हम लोग क्या लिखते हैं, एन, तो जब नेगेशन करेंगे तो प्लस का सिंबल आ गया, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए डैश प्लस बी के। और अगर मैं 0 निकालता हूं तो ये क्या होता है, 1 का डैश, तो ये इक्वल टू हो जाना चाहिए ए डैश दिस वन बी डैश के, ए डैश एक्सॉर बी और इसका डैश। ठीक है ना। तो इसको हम इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं कैसे, ए का डबल डैश और इसको इक्विवेलेंट बताया था मैंने और के, तो जब नेगेशन करेंगे तो हो जाएगा एंड बी डैश, तो ये इसकी वैल्यू तो ए हो जाएगी, ए डैश डैश बी डैश, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए और इनटू बी डैश। तो हमने देखा कि बूलियन अलजेब्रा में ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है, और 1 0 डैश इक्वल आ रहा है, 0 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसलिए हमारी ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो जब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गई तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो इन चारों इक्विवेलेंट हो गया। मतलब ये अगर इसके इक्विवेलेंट हो गया तो फिर ये चारों इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि इसके तीनों की इक्विवेलेंसी हम प्रूफ
कर चुके हैं। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा था ये बूलियन अलजेब्रा में इक्विवेलेंट होगा। सो दैट दिस वन इज टोटोलॉजी बाय यूजिंग इक्विवेलेंसेस, मतलब ट्रुथ टेबल से नहीं दिखाना है। ये प्रॉब्लम गिवन है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है तो ये एक टर्म है, इसके बाद और के साथ ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए कैसे करेंगे। P और Q एंड इसमें नेगेशन के बाहर लगाए तो इस नेगेशन को सॉल्व करिए डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q एंड R, और इसको एज इट इज बना रहने देंगे। नेगेशन Q और नेगेशन P और नेगेशन R। इसमें P और Q एंड और यहाँ पर एंड है तो इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए तो क्या आ जाएगा P एंड Q एंड R, ठीक है, एंड P, ये P का इस दोनों के साथ एंड कर दिया। अब Q का करिए, तो Q के साथ करेंगे तो क्या आएगा Q एंड R, और बीच में जो ये सिंबल है ये एंड का नहीं आएगा, ये और का हो जाएगा। तो P, ठीक है, P एंड दिस वन एक टर्म, और फिर Q का एंड किया इन दोनों के साथ, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा रहने दिया मैंने, और नेगेशन P और नेगेशन R ये दोनों एज इट इज। इन दोनों से अच्छा जरा इसको P एंड Q एंड R, और ये Q एंड और हो जाएगा तो इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं Q एंड R, और में ये रहेगा नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन P और नेगेशन R। इन दोनों से Q एंड R कॉमन भी आ जाएगा, तो Q एंड R आप जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो P बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, और नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन P और नेगेशन R। तो यहाँ पर देखिए P और 1 मतलब 1 प्लस P, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा Q एंड R प्लस, अब देखिए ये सब और में ही है, और तो और में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और लगा दीजिए, Q एंड और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन Q ना, फिर से नेगेशन P और नेगेशन R। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको हम एक बार ही लिख लेंगे। अब तो यहाँ पर आ जाएगा Q एंड R और नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन R। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, Q 2 जगह है तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी नेगेशन Q है, तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, इस वाली टर्म के साथ नेगेशन R के साथ एंड करवा देता हूँ Q और Q डैश। तो Q प्लस Q डैश की वैल्यू 1 होती है, R इंटू इस पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा Q एंड R और नेगेशन P और नेगेशन Q, और इस ब्रैकेट को जरा ओपन करिए अब, तो क्या आ जाएगा नेगेशन R। अब ये एंड पहले Q के साथ हो जाएगा फिर Q डैश के साथ हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ नेगेशन R एंड Q और नेगेशन R एंड Q डैश, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें से और इसमें से Q कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या होगा Q जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा R, और ब्रैकेट में और ऑपरेटर है तो और आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन R प्लस इन दोनों से Q डैश कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा नेगेशन Q कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा नेगेशन R, इसके बाद और नेगेशन P, केवल इतना बचा, ठीक है। तो R प्लस नेगेशन R, तो R प्लस R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो गई कि Q
प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा नेगेशन क्यू, प्लस लगा लो या और लगा लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा और नेगेशन पी। अब क्यू और नेगेशन पी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 और 1 और नेगेशन पी, तो 1 के साथ किसी का भी आप और कर दीजिए, वैल्यू क्या होती है 1, या ट्रू लिख दीजिए तो ये होता है ट्रू। क्यू और नेगेशन क्यू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू। ट्रू के साथ आप किसी का भी ऑपरेटर कराइए तो यहाँ पे क्या जाएगा ट्रू आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो गया टोटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट इज प्रूव दैट फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ v minus e plus r equal to 2 where v is the number of vertices, e is the edges and r is the regions in the graph respectively। इसमें देखिए v दिया गया है vertices, e दिया गया है edges और r दिए गए हैं regions। तो इसको प्रूफ करना है v minus e plus r equal to 2। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, इंडक्शन से। फर्स्ट वन इज बेस स्टेप। बेस स्टेप का मतलब सपोज करिए देयर आर एज की वैल्यू 1 है। अब देखिए एज अगर 1 है तो जाहिर सी बात है वर्टेक्स कितने होंगे एजेस प्लस 1, तो 2 वर्टेक्स। रीजन कितने रीजन है इसके 1। रीजन का मतलब ये होता है सपोज करिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें कितने रीजन होंगे, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये और तीसरा बाहर वाला रीजन। ठीक, तो इस तरीके से रीजन कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितने रीजन हुए आपके, एक ही रीजन है ना। तो अब देखिए यहाँ पर करिए आप v माइनस ई प्लस आर, तो 2 माइनस सॉरी ये रीजन है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू क्या आना चाहिए 2, तो ये कैंसिल हो गया 2 इक्वल टू 2, तो ये बेस स्टेप सेटिस्फाई करता है। दूसरा स्टेप होता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस इसमें हम एज्यूम करते हैं क्या फॉर के एजेस, एज्यूम फॉर के एजेस। के एजेस अगर होंगी तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे आपके k प्लस 1 वर्टेक्स हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, और रीजन हम r ही रखेंगे, तो v की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 एज्यूम फॉर k एजेस, है ना। तो k के लिए वर्टेक्स होंगे v माइनस एजेस होंगी आपके पास k प्लस 1 माइनस k एजेस है, v वर्टेक्स और k एजेस और प्लस रीजन है हमारे पास r, दैट विल बी 2। ठीक है ना, अभी मैं k प्लस 1 का यूज नहीं कर रहा हूँ, वर्टेक्स v ही एज्यूम करता हूँ। एज्यूम फॉर k प्लस 1, तो ये चीज हमारी ट्रू होगी k एजेस के लिए। अगर k एजेस होंगी तो v माइनस k प्लस r इक्वल टू 2, ये ट्रू है, मैंने एज्यूम कर लिया। थर्ड इंडक्टिव स्टेप क्या होता है, इंडक्शन स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम प्रूफ करेंगे फॉर k प्लस 1 एजेस के लिए। हम लोग k प्लस 1 एजेस के लिए प्रूफ करेंगे, तो हमें क्या प्रूफ करना है v माइनस k प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 2, ये हमको प्रूफ करना, मतलब ये हम एज्यूम करेंगे और ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें बनती हैं। नंबर ए, जब ग्राफ में साइकिल हो और जब साइकिल ना हो। तो पहले देखिए केस नो साइकिल। सपोज करिए मैंने ये कोई ग्राफ एज्यूम किया है, ठीक है ना, इसमें हमारे अगर एन रीजन तो आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एजेस एज्यूम करता हूँ k प्लस 1 एज के लिए लेना है, तो मैं अगर k प्लस 1 एजेस लेता हूँ तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हो जाएंगे k प्लस 2। तो जरा वैल्यू रखिए आप v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 में, तो v हमारे पास k प्लस 2 माइनस एजेस कितनी है हमारे पास k प्लस 1 और r की वैल्यू है 1। तो आप देख सकते हैं 2 ये कैंसिल हो गया, सॉरी इसमें जो है हमारा k से k कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया। ओहो, इसमें थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये k प्लस 1 जब हम रखेंगे तो k दोनों के साथ माइनस लगेगा ना एजेस में, तो माइनस k माइनस 1, ठीक है ना।
तो अब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 2 इक्वल टू 2, ये हमारा प्रूफ हो रहा है। अब दूसरा मैं केस लेता हूँ जब साइकिल ना हो, जब साइकिल एग्जिस्ट करती हो, अगर ग्राफ है साइकिल, तो इसमें देखिए सपोज करिए मैं ये एज्यूम करता हूँ, इसमें कि मैंने साइकिल ले ली, तो इसमें कितने एजेस हो गए आपके, 1 2 और 3 एजेस हो गए हमारे पास, है ना। और अब इसमें देखिए अगर मैं इसी फिगर में एक एज को ये रिमूव कर देता हूँ, इस एज को, तो हमारे पास रीजन कितने बनेंगे, 1 2। तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स आपके मिलेंगे कितने, k प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्टेक्स मिलेंगे v, रीजन है हमारे पास सपोज करो r, और तो एजेस कितनी होंगी, k प्लस 1 इसकी। अब यहाँ पर अगर हम इसमें से इस एज को सपोज करिए रिमूव करते हैं, तो हमारे पास वर्टेक्स सेम रहेंगे, रीजन्स एक कम हो जाएगा, r माइनस 1 रीजन्स हो जाएंगे, और जो हमारे एजेस रहेंगी वो एजेस k रह जाएंगे, ठीक है ना। इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है ना, ये देखिए, तो v वर्टेक्स r रीजन्स k प्लस 1 एजेस, k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। तो अब इसमें से मैंने एक को हटा लिया, एक को हटाने पे क्या होगा, v वर्टेक्स उतना ही रहेंगे, रीजन एक कम हो जाएगा, और एजेस जो हमारी होंगी, एक एज हमारी कम हो जाएगी, k प्लस 1 से कितनी एज बचेंगी, k रहेंगी। अब जरा इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो इसमें क्या लगेगा हमारे पास, वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास v, और रीजन्स कितने हैं r माइनस 1, और एजेस कितनी है हमारे पास k इक्वल टू 2। तो जरा हम देखिए इसको इस फॉर्म में कर देते हैं, v प्लस r, और माइनस मैंने कॉमन ले 1 माइनस k इक्वल टू 2, v प्लस r माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू 2। तो या ऐसे भी लिख लीजिए, v प्लस r माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 2। तो अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, और इस इक्वेशन को देखिए जो मुझे प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा था, v माइनस k प्लस 1 r इक्वल टू 2, ये लाइन और ये वाली लाइन हमारी दोनों ही सेम है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर ग्राफ वर्टेक्स प्लस एजेस, सॉरी वर्टेक्स v माइनस की, वर्टेक्स माइनस एजेस प्लस रीजन इक्वल टू 2, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन कराया है अपने वीडियो 1.4 में, ठीक है ना। 3 का b इज डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ट्रांजिटिव, और ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द रिलेशन a, b इज ग्रेटर देन b ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि डिवाइड्स को मुझे प्रूफ करना है ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज करिए a डिवाइड्स b, है ना, और यहाँ पे सेट दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर a डिवाइड्स b है, तो हम कह सकते हैं कि इससे हम ये कह सकते हैं कि a बाई बी इक्वल टू m, दैट मीन्स a इक्वल टू बी m, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ b डिवाइड c, तो इसको हम कह सकते हैं a डिवाइड बाई c इक्वल टू n, तो इसका मतलब होता है, सॉरी b डिवाइड c ना, तो b इक्वल टू c इंटू n। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, a डिवाइड c प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमें क्या दिखाना होगा कि a डिवाइड बाई c इक्वल टू सम कांस्टेंट x, दैट मीन्स आना चाहिए a इक्वल टू कांस्टेंट x इंटू c, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, a इक्वल टू a इज इक्वल टू बी एम, एंड b इक्वल टू गिवन है आपको c इंटू n के, c इंटू n के, और यहाँ पर m ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो m इंटू वेन अगर पॉजिटिव है तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा, तो a इक्वल टू हम कह सकते हैं, इसको अगर कांस्टेंट x मान लूं तो x इंटू c, तो हम कह सकते हैं कि a डिवाइड्स c। तो आप देखिए a डिवाइड्स b इफ b एंड इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c, हेंस वी कैन से कि डिवाइड्स इज ट्रांजिटिव ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है कि r इक्वल टू दिया गया है a कॉमा b, और कहा गया है सच दैट a इज ग्रेटर देन b, ये भी ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें पूछा गया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हम कैसे निकालते थे, r यूनियन आई ए या डेल्टा लिख देते थे। तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बस लिखने का तरीका इसमें सही रखना है, a कॉमा b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, पहला तो एज इट इज रहा, यूनियन
a comma a such that a belongs to set positive integer z plus। मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे इन सभी का सेल्फ के साथ रिलेशन के साथ यूनियन कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकल आएगा। अब अगर हमें निकालना है सिमेट्रिक क्लोजर तो कैसे निकालते थे, आर यूनियन आर इनवर्स। तो इसमें भी देखिए लिखने का तरीका से सही रखना है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ये लिखा हुआ है तो यूनियन हम कर देंगे बी कॉमा ए सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। ये हो गया रिफ्लेक्सिव क्लोजर और ये हो गया सिमेट्रिक क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन अ रिंग एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। रिंग को तो काफी डिटेल में डिस्कस किया था मैंने 2.4 में, वहां पे प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपको। इसके बाद दिया है प्रूफ और प्रूफ डिसप्रूफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, इसको देख लेते हैं। पहले तो देखिए नॉर्मल सब ग्रुप को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, अगर कोई ग्रुप जी है और उसका सबसेट है एच, तो इसके जो मैं कोसेट निकालता हूँ ए एच लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर मैं निकालता हूँ एच ए, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं कहता हूँ इससे एक डेफिनेशन हमारी निकल के आती है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एच लिख लीजिएगा क्योंकि हम लोग कोसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ए एच इक्वल टू एच ए, और एच क्या है, बिलोंग्स टू सेट कैपिटल एच। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, तो अगर मैं एक कोसेट की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक्स की सॉरी एच की वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेगा आपको, एच इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ये इधर जाएगा तो इनवर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अरे सॉरी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ये यहाँ जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन का हम यूज करेंगे इसमें। और सब ग्रुप के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर H सब ग्रुप होगा G का तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये सिंबल यूज होता है डेल्टा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने का एक मैं पहले तो आपको डायग्राम बता देता हूँ। सपोज करिए ये ग्रुप हमारे पास कैपिटल G है और इसके दो सब ग्रुप हैं, एक H1 और एक H2। अगर मैं इसको कहता हूँ ये हमारा H1 है और इसको मैं कहता हूँ ये हमारा H2 है, तो जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है तो हमें ये पार्ट क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है ना। और हमें गिवन है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, हमें गिवन है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि X H X इनवर्स ये जो होगा ये बिलोंग करेगा सेट सबसेट X से, बाय द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से अभी मैंने आपको बताया कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर X कोई एलिमेंट है जो कि G ग्रुप से बिलोंग करता है एंड H है कोई जो कि बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 से। छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं ये आते हैं आपके एग्जाम में, 10 नंबर में पूछा गया जबकि, है ना। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि अब मुझे दो सब ग्रुप दिए गए हैं, H1 अगर नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का, और दूसरा हमें दिया गया था कि H2 नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा किसका, G का। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि X H X इनवर्स ये बिलोंग करेगा X1 से, इससे हम क्या लिखेंगे X H X इनवर्स ये हमारा बिलोंग करेगा H2 से। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, इस वाली डेफिनेशन से लिख सकते हैं क्या कि X बिलोंग्स टू ग्रुप G और H बिलोंग्स टू H1। तो इसमें यहाँ पर भी सेम कहानी है, X बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H2। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि X H X इनवर्स ये बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन
H2 से। तो हम कह सकते हैं कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 जो आ रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज नॉर्मल सब ग्रुप होगी किसकी, ग्रुप G की। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है कि अगर दो सब ग्रुप हमारे पास हैं जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो अगर उनका इंटरसेक्शन भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, कोई लैटिस दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस दिया गया है, इसमें दिया है a एंड b इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, नाउ प्रूफ b इक्वल टू c। हमको दिया क्या गया है, a लीस्ट अपर बाउंड सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू a ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड c, और इसके साथ दूसरी चीज दी गई है a और b की लीस्ट अपर बाउंड जो होगी वो a और c की लीस्ट अपर बाउंड पे होगी, और हमें प्रूफ करना है b इक्वल टू c के, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। आप एक चीज लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड b को, तो हम लिख सकते हैं b लीस्ट अपर बाउंड a और b का अपर बाउंड। देखिए कैसे, एब्जॉर्प्शन लॉ है, सीधा सीधा b एक सिंबल था, एंड में मैंने ये लिखा लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। तो b के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आप क्या लगा रहे हैं, a और b का अपर बाउंड। सही, मैं देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करिए ये कोई एक एलिमेंट a है और ये कोई एक एलिमेंट b है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि a और b का लीस्ट अपर बाउंड कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, a अपर बाउंड b, तो b अगर ये एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का GLB क्या होगा, b ही रहेगा ना। एक ये ठीक, अगर a और b दो एलिमेंट थे, इनका अपर बाउंड ये आया, इन दोनों का GLB निकालिए तो क्या आएगा, b ही आएगा। तो हम b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका और इसका GLB क्या होगा, b। ठीक, आप लॉ लिखना चाहें तो लॉ का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। और कैसे होता है ये मैंने आपको देखो डायग्राम से समझा दिया है। ये ऐसे जितने भी डायग्राम बनते हैं समझने के लिए होते हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हमें दिया गया था ये चीज इक्वल है इसके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b एंड a और c, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन a दिस वन b इक्वल टू a दिस वन c। अब जब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो क्या आएगा आपके पास, b एंड a और b एंड c, ठीक है ना। एंड कर लीजिए और कर लीजिए, LUB GLB कुछ भी कर लीजिए, तो अब सारे वर्ड से फैमिलियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये चीज आपको गिवन है, देखिए क्या, दिस वन के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a दिस वन c और b दिस वन c। क्यों, क्योंकि गिवन चीज है हमारे पास क्या, कि a और b का GLB जो है a और c की GLB के बराबर है। तो अब इसमें से आप क्या करेंगे, c को कॉमन ले लीजिए, है ना। c को कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा, c इधर आ जाएगा, बीच में और ही रहेगा, और यहाँ पर क्या, सॉरी a एंड c और b c, राइट। तो कॉमन ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कह दीजिएगा ये सिंबल एंड में बदल, क्योंकि एंड दोनों जगह है ना। तो c एंड, और यहां पर हो जाएगा b और c, c कॉमन लिया ना, तो यहाँ a आएगा और यहाँ पर b आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया गया था c एंड a दिस वन b, तो ये आपको ऑलरेडी ये दिया गया था, तो हम अगेन इसको रिप्लेस कर देते हैं a और c। तो ये क्या है, c और a और c का अपर बाउंड। अब जरा एक बार फिगर और देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ a और यहाँ पर लेता हूँ c, तो इसकी अपर बाउंड यहाँ आएगी a और c। तो इस टर्म का और इस टर्म का अगर आप GLB निकालेंगे तो क्या आएगा, c ही आएगा ना। ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूज हो तो आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो यहाँ इसका GLB क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो दिस वन एलिमेंट अपर बाउंड और ये दे, तो ये हमारी लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तो c ही मिलेगा, तो इक्वल टू c। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि b इक्वल टू c। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया b इक्वल टू c फॉर दिस लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टीज हम लोग ये लगा रहे हैं। बाकी ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा क्या क्या गिवन, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायग्राम बना के मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्टेन द पीडी प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फार्मूला। ये नेगेशन है, ठीक है ना, करेक्शन आया था नेगेशन पी इंप्लाइज आर, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है किस तरीके से करना है, तो हम इसको दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नेगेशन पी इंप्लाइज आर एंड क्यू बोथ इंप्लाइज पी। इसकी पहले टेबल बनाइए, 3 वेरिएबल है ना पी क्यू आर, तो 3 वेरिएबल्स आपके पास जाएंगे पी क्यू आर, वैल्यूज डाल लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करना है, नेगेशन पी इंप्लाइज आर, तो पहले नेगेशन पी निकालिए, क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब करना है नेगेशन पी इंप्लाइज आर, तो नेगेशन पी ये रहा, आर ये रहा, नेगेशन पी इंप्लाइज आर, इसका राइट हैंड साइड करना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। अब क्या करना है, क्यू बोथ इंप्लाइज पी, क्यू बोथ इंप्लाइज पी का मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अगेन फॉल्स अगेन फॉल्स अगेन फॉल्स ट्रू ट्रू। या तो दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। अब इन दोनों का एंड करना है, तो नेगेशन पी इंप्लाइज आर एंड क्यू बोथ इंप्लाइज पी। तो जब इनका एंड ऑपरेशन करिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दिस वन फॉल्स 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 ट्रू एंड ट्रू। अब देखिए हमें निकालनी है क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ पीसीएनएफ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम। तो जरा देखिए ट्रू वैल्यू कहां पर आ रही है, 1 2 और 3। देखिए पीसीएनएफ में हम क्या लिखेंगे, पी डैश क्यू डैश आर, यहीं पे तो ट्रू है, तो पी डैश और सॉरी ट्रू वैल्यू हम देखते हैं पीडीएनएफ में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश आर, पी डैश एंड पी डैश एंड क्यू डैश एंड आर, और दूसरा कहां पर है, ये है पी क्यू आर डैश, तो पी एंड क्यू एंड आर डैश, एंड तीसरा कहां पर, ये है पी क्यू आर, तो पी एंड क्यू एंड आर। ये आपका पीडीएनएफ आ गया। अब देखिए पीसीएनएफ, पीसीएनएफ में हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। एंड में यहां पर क्या हम देखेंगे, फॉल्स वैल्यूज, फॉल्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म आएंगे पीसीएनएफ में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, यहां रिवर्स तरीके से लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा पी और क्यू और आर। फिर एंड ऑपरेटर, इसके साथ क्या लिखेंगे, पी क्यू डैश आर, पी क्यू डैश आर। थर्ड कहां पर है, ये रहा, इसके लिए क्या लिखेंगे, पी क्यू डैश आर डैश, तो पी क्यू डैश आर डैश, एंड इसके लिए देखिए, अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, पी डैश क्यू आर, तो पी डैश क्यू आर, एंड फोर्थ वन फिफ्थ वन, इसके लिए क्या आएगा, पी डैश क्यू आर डैश, तो पी डैश क्यू आर डैश। ये आपका रिक्वायर्ड पीसीएनएफ आ गया। ओके, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, ये मैंने डिस्कस किए थे वीडियो 4.4 में, जहां पे मैंने बताया था आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल, हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म और मॉडस पोनेंस मॉडस टॉलेंस, है ना। इसका प्रूव द वैलिडिटी ऑफ दिस आर्गुमेंट रेसेस आर फिक्स्ड, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने कराया है 4.5 में, ठीक है। अब ये सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, इसको मैं कराता हूं। और ये जो 7th का बी पार्ट है, कलेक्शन ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स
ये अभी रिसेंटली मैंने कराया है वीडियो 5.10 में। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन ये बचा है, इसको मुझे सॉल्व कराना है। ओके, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन गिवन था और कहा गया था इसको जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में एक दिक्कत ये है कि ना ही तो a0 a1 a2 की वैल्यू दी गई है, ना ही ये a0 a1 a2 की वैल्यू दी गई है, और 8k + 6 इधर ये भी दिया गया है। तो हम चाह कर भी इसको जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आई डोंट रिमेम्बर कि इसमें कुछ करेक्शन आया था या नहीं आया था, मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जनरेटिंग फंक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको इसको नॉर्मल रिकरेंस रिलेशन से बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, जीके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में इस तरीके से करेंगे कि ये देखिए k-2 है, ये k-1 है, ये k है, तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं x² - 7x, जीके को x² डाल देंगे, इसको 7x कर देंगे, +10, वही ऑर्डर जो हम फॉलो करते आए हैं, इक्वल टू 8x + 6, है ना। तो हम इस तरीके से, या 8k + 6 लिख देते हैं, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, इसको पहले मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट करता हूँ, x² - 7x + 10 = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² - 5x - 2x + 10 = 0, x - 5 - 2 x - 5 = 0। तो इसके रूट आ जाएंगे 2, 5। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो ये डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, तो इसका इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आएगा xn = टू, अगर मैं b1 लेता हूँ, b1 कांस्टेंट, b1 × 2k प्लस, यहाँ पर चलिए इसको तो बाद में भी कर लेंगे, प्लस b2 × 5k, वही जो डिस्टिंक्ट रूट का सोल्यूशन होता है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें ट्रायल फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। 8k + 6 ये हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, तो उसमें इसका सोल्यूशन होता है a0 + a1k, a0 + a1k। इस ट्रायल फंक्शन को जब हम देखते हैं तो सोल्यूशन आएगा a0 + a1k। ये हम इसमें रख देते हैं, इक्वेशन में गिवन है, तो हम कैसे रखेंगे, जरा हम नीचे यहाँ पे रख देते हैं। क्या किया था, x² - 7x - 10 था। अगर हम इसको xn के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते थे, an के फॉर्म में, an - 7 an - 1 - 10 an - 2, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ an - 7 an - 2 - 10 an - 2। ठीक है, 10 ये प्लस में था, प्लस कर लीजिए। तो अब सिंपल a0 + a1k जो आपने निकाला था इसका सोल्यूशन, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a0 + a1k - 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a0 + a1k - 1, ये माइनस, प्लस 10, इसका an - 2 की जगह पर आप कैसे रखेंगे, 10 है और इसके बाद अंदर रखिएगा, तो a0 + a1 और ब्रैकेट में आ जाएगा k - 2 = 8k + 6। देखिए, मैं इसको बता देता हूँ, ये आपने लिखा है ना, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। an के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आएगा, an - 7 an - 1 + 10 n - 2, a सफिक्स में n - 2 = 8k + 6, है ना। यहाँ पर k डाल दीजिएगा, 8k - ak - 1, एक कोई भी कांस्टेंट फैक्टर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात वही है, आप समझ रहे होंगे कि ये k - 2 को हमने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। हमेशा रिकरेंस रिलेशन प्रॉब्लम में यही हम रिप्लेस करते भी आए हैं, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिएगा, तो k की वैल्यू पहले आप कंपैरिजन करिए तो कितना आएगा, a1 यहाँ से k मिलेगा, और -7 a1 के यहाँ पर आएगा, -7 a1 के पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, और k कहाँ पर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा +10 k। मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो a1 k के जहाँ पर k आ रहा था वहीं पे मैंने सीधा इसको कॉमन लिया है, 10 a1 = क्या था, 8k, है ना। k मल्टीपल को कॉमन कर लिया मैंने, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, 10 11 में से 7 गया 4 a1 = 8, दैट इम्प्लाइज a1 = 1/2, a1 = 2।
ठीक है ना। अब a0 को कंपेयर करिए बिना k की टर्म को, तो यहाँ पर मिलेगा आपको a0, फिर देन मिलेगा -7a0, फिर यहाँ पर तो k आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7a1, और यहाँ पर मिलेगा +10a0, विदाउट k के टर्म में देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा -20, 10 × 20 a1। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, आप लोग प्रॉपर कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके बात यही आएगी, इक्वल टू 6। तो यहाँ से जब हम निकाल लेंगे तो a0 यहाँ पे बना -6a0, और यहाँ पर कितना बचा -20, जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा a0 कितना बचा -6a0, तो 10 से 6 गया तो आ गया 4a0। ओके, और ये 7 और 13, तो -13a1 इक्वल टू 6, a1 इक्वल टू 2 दिया गया, रख दीजिएगा, तो 4a0 -26 इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज a0 इक्वल टू 26 6 32, इधर कितना आएगा हमारे पास 32, और 4 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 8। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, a0 प्लस a1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 2k, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में जो मैंने अभी सोल्यूशन निकाला था, ये इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, वो आएगा b1 × 2 टू दी पावर k प्लस b2 × 5 टू दी पावर k, क्योंकि 2 और 5 होता है, +8 + 2k। ये हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, अगर मैं इसको एक ठीक। तो ये क्वेश्चन आपकी जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपकी रिकरेंस रिलेशन से ही सॉल्व होगी। ये करेक्टरिस्टिक रूट मेथड हमने लगाया है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई डाउट आए तो समझ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा a0 + a1 के क्या है, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है नॉन होमोजीनियस, इसका सोल्यूशन यही होता है। इसको इसमें रखने से मैंने इसके इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से मैंने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते करते फैमिलियर हो गए होंगे। कहीं कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो पेपर था 2019-20 का, ये सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चन पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।